गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हायर एजुकेशन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो यूजीसी नेट के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हायर एजुकेशन से हमारे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। आज जो हमारा विषय रहेगा वो हायर एजुकेशन के विकास पर रहेगा, जिसमें हमारे पास हायर एजुकेशन से रिलेटेड प्रमुख कमिटीज़ रहती है जिनका हायर एजुकेशन के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हायर एजुकेशन के इस टॉपिक से हमें यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा से ही देखने को मिलते हैं। आप लोग इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखें और साथ साथ में इसके नोट्स भी बनाते चले। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हायर एजुकेशन। इसमें जो हमारे पास सबसे पहले रहता है वो चार्टर्ड एक्ट रहता है 1813 का। ब्रिटिश इंडिया में क्या है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो ईसाई मशीनरी होते हैं इनको भारत में अपने धर्म के प्रचार और प्रसार की अनुमति मिल जाती है। इस एक्ट के तहत 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया जाता है, जो कि 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज एंड 1910 में क्या है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्फिंस्टन रिपोर्ट की, जो कि 1823 की है। इसमें क्या है कि जो इस रिपोर्ट के अंतर्गत है वो जिला परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति, स्कूल पर्यवेक्षकों एंड जो टीचर्स है इनके लिए ट्रेनिंग की इसने अनुशंसा की थी। इस रिपोर्ट के तहत क्या है, बम्बई में 1934 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाती है, जिसे बम्बई विश्वविद्यालय का सबसे पुराना कॉलेज माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकाले रिपोर्ट की, जो कि 1835 में आती है। इस रिपोर्ट में क्या है, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का अनुमोदन किया जाता है जो कि सेकुलर एंड साइंटिफिक जो मेथड्स है उस पर बेस्ड हो और जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है इसके इक्वल हो। नेक्स्ट है, इस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जिसे औपनिवेशिक सरकार निचले दर्जे की नौकरियों पर रख सके और उनके लिए शासन का संचालन आसान हो सके। इससे पहले क्या होता था कि जो इनको ये छोटी मोटी जो नौकरियां थी भारत में, जैसे क्लर्क वगैरह, इसके लिए ब्रिटेन से नागरिक लाने पड़ते थे और उनको काफ़ी ज़्यादा इसके लिए खर्च करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने क्या है कि जो भारत में ही एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो क्लर्क का काम कर सके, जो बाबू का काम कर सके। और जो इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या है, जो गवर्नर जनरल है, जो उस टाइम लॉर्ड विलियम थे, 1837 में उन्होंने क्या है, जो इंग्लिश है, जो अंग्रेजी है, उसको सरकारी भाषा का दर्जा दिया और जो सरकारी नौकरियां थी इसके लिए क्या है, जो अंग्रेजी भाषा को वो अनिवार्य बना दिया। नेक्स्ट बात करते हैं वुड डिस्पैच की, जो कि 1854 का है। वुड डिस्पैच को ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। और जो वुड डिस्पैच है वो पहली ऐसी नीति थी जिसमें क्या है, प्राइमरी एंड जो हमारी यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है इस पर इसमें प्रमुख रूप से बल दिया गया था। और वुड डिस्पैच के द्वारा क्या है, धर्म निरपेक्षता के आधार पर यूरोपियन ज्ञान के प्रसार करने के लिए अनुदान की अनुशंसा इसमें की गई थी। और जो वुड डिस्पैच है इसने शिक्षण अनुदेशन का माध्यम में जो उच्च शिक्षा है इसके लिए इंग्लिश एंड जो निचले स्तर की एजुकेशन है इसके लिए मातृभाषा होने की अनुशंसा इसने की थी। और वुड डिस्पैच के अंतर्गत ही क्या है, जो ब्रिटिश इंडिया में है वो 3 विश्वविद्यालयों, 3 यूनिवर्सिटीज़ की इसमें स्थापना की जाती है। इसके तहत एक तो मद्रास था, दूसरा हमारे पास कलकत्ता, तीसरा मुंबई। ये 3 विश्वविद्यालय थे जिसकी स्थापना वुड डिस्पैच के सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं हंटर कमीशन की, जो कि 1882-83 में आता है। हंटर कमीशन ने क्या है, इसने प्रमुख रूप से जो हमारी प्राइमरी एंड जो हायर एजुकेशन है इसके सेपरेशन पर इसने बल दिया था। और जो हंटर कमीशन ने वो ये प्रस्तावित किया जो कॉलेज का एफिलिएशन है वो यूनिवर्सिटी से किया जाना चाहिए। किससे? जो कॉलेज का एफिलिएशन है वो यूनिवर्सिटी से किया जाना चाहिए, जिससे जो हायर एजुकेशन है ये स्टैंडर्डाइज्ड हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सिटी कमीशन की, जो कि 1902 में आता है। इसमें क्या है कि उस टाइम जो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं वो लॉर्ड कर्जन होते हैं। इन्होंने क्या है, जो हायर एजुकेशन है इसके महत्व को समझते हुए थॉमस रोले की अध्यक्षता में 27 जनवरी 1902 को
इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन किया जाता है थॉमस रॉले की अध्यक्षता में। इसके अंतर्गत क्या है, जो ब्रिटिश इंडिया है, इसमें ब्रिटिश इंडिया में क्या है, यूनिवर्सिटीज़ की स्थितियों की जांच करने और कार्यों में सुधार करने पर इसमें बल दिया गया। और जो इस कमीशन की अनुशंसा के अंतर्गत ही 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905 की। जो 1905 में वो क्या है, बंगाल का विभाजन किया जाता है और बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी राष्ट्रीय नेताओं ने नेशनल काउंसिल की स्थापना की, जिसके द्वारा क्या है, भारत में अनेक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए। और रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय भाषाओं के विकास और जो भारतीय संस्कृति एंड जो परंपराएं हैं, इसके प्रचार व प्रसार के लिए बंगाल के वीरभूमि जिले पर क्या है, शांति निकेतन नामक शिक्षा केंद्र की स्थापना की। नेक्स्ट बात करते हैं बारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जो कि 1937 में गठित की जाती है। जो बारदा शिक्षा प्रणाली है, इसको नई तालीम, मूल शिक्षा और बुनियादी शिक्षा के रूप में जाना जाता है। बारदा शिक्षा प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है, नई तालीम, मूल शिक्षा और बुनियादी शिक्षा, इस रूप में इसको और जाना जाता है। जो बारदा शिक्षा प्रणाली है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में गठित की जाती है। और जो बारदा शिक्षा प्रणाली है, इसका जो मूल आधार है वो गांधीयन दर्शन शास्त्र, जो गांधीयन फिलोसफी है, इस पर आधारित है। और जो बारदा शिक्षा प्रणाली में वो ये मांग रखी गई थी कि जो प्रारंभिक शिक्षा से 7 ईयर तक की शिक्षा है वो क्या है, अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए। और जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या है, मातृभाषा होना चाहिए। और बारदा शिक्षा प्रणाली ने क्या है, जो व्यावसायिक शिक्षा है और जो शिक्षा में शारीरिक श्रम है, इस पर इसने बल दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं सार्जेंट स्कीम की या रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन की, जो कि 1944 का है। सार्जेंट रिपोर्ट को क्या है, शिक्षा के भारतीयकरण की दिशा में सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। और सार्जेंट रिपोर्ट के अंतर्गत क्या है, यूजीसी की स्थापना एंड जो 3 ईयर डिग्री कोर्स है, इसमें इसको प्रस्तावित किया गया था। और सार्जेंट रिपोर्ट ने यह भी सिफारिश की थी, जो स्कूली शिक्षा है, इसको क्या है, पुनर्गठित किया जाना चाहिए और इसको 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। इसमें क्या है, जो प्रथम में है वो कलाओं और जो मूल विज्ञान है, इसकी इसमें शिक्षा दी जानी चाहिए। और जो द्वितीय में है वो विज्ञान के साथ साथ क्या है, औद्योगिकी और जो वाणिज्यिक विषय है वो भी पढ़ाए जाने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन की, जो कि 1948-49 का है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है इसको। और जो राधाकृष्णन कमीशन है वो 10 की बजाय 12 ईयर की जो माध्यमिक शिक्षा है, इसका इन्होंने सुझाव दिया था। और जो यूनिवर्सिटी में प्रवेश है वो इंटरमीडिएट जो 10th है, इसके बाद ही किया जाना चाहिए। और जो राधाकृष्णन कमीशन है वो यूजीसी की स्थापना करके जो माध्यमिक और जो उच्च शिक्षा है, इसके एकीकरण का इसने सुझाव दिया था। और इस कमीशन ने अखिल भारतीय शिक्षा आयोग और जो ग्रामीण विश्वविद्यालय है, इसके स्थापित करने का इसने सुझाव दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं मुदालियर एजुकेशन कमीशन, जो कि 1952-53 का है। मुदालियर एजुकेशन जो कमीशन है, इसकी स्थापना क्या है, जो डॉक्टर स्वामी मुदालियर थे, इनकी अध्यक्षता में 1952 में की गई थी। और इन्होंने सरकार को 1953 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। मुदालियर एजुकेशन कमीशन को माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये काफ़ी मेन है, आप इसको नोट डाउन करते जाना। इसको क्या है, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, इसके नाम से जाना जाता है मुदालियर एजुकेशन कमीशन को। और जो मुदालियर एजुकेशन कमीशन है, इसने 3 ईयर जो माध्यमिक शिक्षा है और 4 ईयर की इसने उच्च शिक्षा प्रणाली की इसने अनुशंसा की थी। और इस कमीशन ने जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति अपनाने और जो संख्यात्मक अंक है, इसकी बजाय सांकेतिक अंक दिए जाने की इसने सलाह दी थी। और इस कमीशन ने क्या है, जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में गणित, सामान्य ज्ञान, कला व संगीत जैसे विषयों को अनिवार्य होने की इसने अनुशंसा की थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोठारी कमीशन की, जो कि 1964-66 का है। कोठारी कमीशन की स्थापना 1964 में कब की जाती है, 1964 में
दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की जाती है। किसकी अध्यक्षता में की जाती है? दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी कमीशन की स्थापना की जाती है। जो कोठारी कमीशन है इसको एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कोठारी कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और जो कोठारी कमीशन ने है वो 3 ईयर डिग्री कोर्सेज एंड जो 4 ईयर ऑनर कोर्सेज है इसका इन्होंने सुझाव दिया था। और कोठारी कमीशन ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय शिक्षा सेवा प्रारंभ करने का इन्होंने सुझाव दिया था। और कोठारी कमीशन ने कहा जो हमारा 6% जीडीपी का, कितना, जो 6% टोटल जीडीपी का वो क्या है, एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए, इसका इन्होंने सुझाव दिया। और कोठारी कमीशन ने पाठ्यक्रम में सुधार, अन्वेषण, नेतृत्व, सूक्ष्म जनशक्ति, समानता व सामाजिक न्याय के संदर्भ में अपनी अनुशंसा इन्होंने दी थी। और कोठारी कमीशन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का सृजन करना था जिससे क्या है जो युवा वर्ग के वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके और क्या है वे अपनी राष्ट्रीय प्रगति में अपनी भूमिका निभा सके और अपना योगदान दे सके राष्ट्र प्रगति में। इसके बाद बात करते हैं जो फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है 1968 की। इसकी जो स्वतंत्र भारत की फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, इससे पहले जो कोठारी कमीशन का गठन किया जाता है 1964-66 में, इसी की सिफारिश पर ये बेस थी। और फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत क्या है, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय क्या है घोषित किया जाता है। और फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में क्या है, जो 14 ईयर तक की सभी बच्चों को है वो अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्यों व शिक्षकों के लिए जो बेहतर ट्रेनिंग और योग्यता पर इसमें प्रमुख रूप से बल दिया गया। और इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या है, जो प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को प्रोत्साहित किया गया, जिसे क्या है कि भारत की जो संस्कृति वो विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। और फर्स्ट पॉलिसी ऑन एजुकेशन के माध्यम से क्या है, जो माध्यमिक स्तर पर है वो त्रिभाषा सूत्र लागू करने का आह्वान किया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 10+2+ एजुकेशन सिस्टम की, जो कि 1972 में आता है। ईयर 1972 में शिक्षा सचिव वो जो सार्वजनिक निर्देश के निर्देशकों के सम्मेलन में 10+2+ शिक्षा पद्धति को देश भर में औपचारिक रूप से लागू करने की इसकी घोषणा की जाती है। ईयर 1917 में जो सेटलर कमीशन स्थापित किया गया था, इसको 10+2+3 शिक्षा पद्धति का क्या है अग्रगामी माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन इन कंकरेंट लिस्ट 1976। जो 1976 से पहले है शिक्षा राज्य सूची का विषय हुआ करता था और इस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को था। 1976 में क्या है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है और शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची का विषय बनाया जाता है, जिस पर क्या है सेंटर एंड स्टेट, अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों ही क्या पॉलिसीज बना सकती है, कानून बना सकती है। इसके बाद बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की। इस नीति का उद्देश्य क्या है, जो असमानताएं हैं उनको दूर करने, विशेष रूप से जो भारतीय महिलाएं हैं और जो SC/STs है, जो SC/ST कम्युनिटी है उनके लिए क्या है, जो शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर इसमें विशेष रूप से जोर देना था। और इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, किसका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च किया, किसने, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 है इसने। और जो इस नीति ने है वो इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ है इसके विस्तार का भी इसने सुझाव दिया था। और इस नीति ने जो ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक व जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो महात्मा गांधी का दर्शन है इस पर आधारित जो ग्रामीण विश्वविद्यालय है इसको स्थापित करने की इसने अनुशंसा की थी। नेक्स्ट बात करते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की, जो कि 1986 का है। ईयर 1986 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालयों ने राज्यों के साथ विचार विमर्श करके 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की घोषणा की। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंतर्गत जो हिंदी भाषी राज्य है इसमें हिंदी, अंग्रेजी और एक कोई भी आधुनिक भाषा, तथा और जो गैर हिंदी भाषी राज्य है इसमें हिंदी, अंग्रेजी और कोई भी एक अन्य क्षेत्रीय लैंग्वेज शिक्षण अनुदेशन होने की इसने अनुशंसा की थी। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला 1986 में कोठारी कमीशन की सिफारिश पर ही बेस था, जो कि 1964 में गठित किया गया था कोठारी कमीशन।
और जो तमिलनाडु सरकार है इसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को नहीं अपनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं आचार्य राममूर्ति कमेटी की, जो कि 1990 में गठित की जाती है। आचार्य राममूर्ति कमेटी ने जो 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बना था, इसमें इसने अमेंडमेंट प्रस्तुत किए थे। जो आचार्य राममूर्ति कमेटी है इसने मॉड्यूलर शिक्षा, सेमेस्टर सिस्टम एंड जो स्किल डेवलपमेंट है इसकी इसने सिफारिश की थी। नेक्स्ट बात करते हैं गणनाम कमेटी की, जो कि 1992 में गठित की जाती है। गणनाम कमेटी ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने की अनुशंसा की थी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की जो संख्या बढ़ रही है इसको नियंत्रित करने की अनुशंसा की थी गणनाम कमेटी ने। और गणनाम कमेटी ने उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की आवश्यकता और शिक्षा की गुणवत्ता को विनियमित करने और जो विश्वविद्यालय में वो शोध को प्रोत्साहित करने का इसने सुझाव दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं लिंग 2 कमेटी की, जो कि ईयर 2006 में गठित की जाती है। जो MHRD है, MHRD की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसने क्या है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अंतर्गत जो छात्र संघ चुनाव है उसमें सुधार के लिए और छात्र राजनीति में जो धन और जो बहुलता है इससे छुटकारा दिलाने के लिए ईयर 2006 में इसने लिंग 2 कमेटी की स्थापना की थी। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स टू वॉच।